नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत पोद्दार और क्लिनिकल विजडम बाय डॉक्टर प्रशांत पोद्दार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एंटी प्रो बीएनपी के बारे में। अभी ये एंटी प्रो बीएनपी क्या है? एंटी प्रो बीएनपी एक बहुत अच्छा मार्कर है जो बेसिकली हार्ट फेलियर को डायग्नोस करता है। अभी आप कहेंगे हार्ट फेलियर डायग्नोस करना इतना थोड़ी मुश्किल है, ये तो बहुत ही आसान है। तो वैसे नहीं है। हार्ट फेल्यूर जब हम कहते हैं तो हो सकता है कि क्लियर कट हमको दिख रहा हो कि हार्ट फेल्यूर है, लेकिन बहुत बार ऐसे भी होगा कि हार्ट के फंक्शंस तो दिखे, हो सकते हैं कि हमको नॉर्मल दिखे, लेकिन फिर भी हार्ट फेलियर हो। तब जाके एंटी प्रोबिनपी हमको बहुत हेल्पफुल होता है डायग्नोस कराने के लिए कि हाँ, ये हार्ट फेल्यूर ही है। अभी ये हार्ट फेल्योर कहने के लिए हमको पहले ये देखना चाहिए कि पेशेंट को बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एनीमिया नहीं है, क्योंकि अगर पेशेंट का किसी का सपोज 7 से कम हो, हीमोग्लोबिन 8 हो, 9 हो, 10 हो। अभी हमको पता है कि मेल्स में कम से कम 14 से 16 हीमोग्लोबिन होना चाहिए, या फिर फीमेल्स में जो 12 से 14 ग्राम परसेंट तो होना ही चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन ही 4 5 6 7 है तो सांस लेने की दिक्कत तो होनी ही होनी है। तो एनीमिया को डेफिनेटली हमको एक्सक्लूड करना चाहिए या फिर ट्रीट करना चाहिए। दूसरी चीज, बहुत कॉमनली थायराइड डिसऑर्डर में भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इस प्रकार के सिम्टम हो सकते हैं, चाहे वो हाइपोथायरॉयडिज्म हो या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म हो। तो दोनों में भी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होना, थकान होना, सीने की धड़कन तेज हो जाना, चेस्ट पेन होना, इस प्रकार के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसलिए थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करके T3 नॉर्मल है क्या, T4 नॉर्मल है क्या, TSH नॉर्मल है क्या, ये देखना चाहिए। अगर ये नॉर्मल नहीं है तो उसको बहुत आसानी से ट्रीट किया जा सकता है। तीसरी चीज जो बहुत कॉमनली जहाँ पे सांस लेने की दिक्कत होती है, या फिर फटीग होता है, या फिर चेस्ट पेन होता है, या फिर पाल्पिटेशन होता है, वो CKD या फिर क्रोनिक किडनी डिसीज। तो हमको देखना चाहिए कि पेशेंट का क्रिएटिनिन कितना है, यूरिया कितना है। वो अगर नॉर्मल है फिर तो कोई बात ही नहीं है, CKD होने के चांसेस बहुत कम है। वो अगर ज्यादा बड़े हैं तो उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए जो भी है, और उसके बाद में फिर एंटीप्रोबिन के पास में आना चाहिए। चौथी चीज जो बहुत कॉमनली देखी जाती है कि ब्लड प्रेशर ही कंट्रोल नहीं साहब पेशेंट का बीपी अगर 180 है, 160 है, 170 है ऊपर का, और अगर नीचे का ब्लड प्रेशर 100 से ज्यादा है, 110 है, 120 है, तो कहाँ से उनका सांस लेने की दिक्कत कम हो जाएगी? तो बीपी कंट्रोल करना तो बहुत ही आसान बात है, वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो हम आराम से जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से नीचे ला सकते हैं, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्रिफरेबली 90 से नीचे ला सकते हैं। ये जैसे ही ये हो जाएगा तो फिर सांस लेने की दिक्कत उनकी नहीं होनी चाहिए बीपी के कारण। अगर ये सब किया, जैसे एनीमिया करेक्ट किया, थायराइड करेक्ट कर लिया, CKD को इवेलुएट कर लिया, बीपी भी कंट्रोल कर लिया, लेकिन फिर भी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर चेस्ट पेन हो रहा है, तो हो सकता है कि फिर पल्मोनरी प्रॉब्लम हो, जैसे लंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। हो सकता है पेशेंट को COPD हो सकता है पेशेंट को अस्थमा हो सकता है पेशेंट को न्यूमोनिया हो सकता है कि पेशेंट को न्यूमोनाइटिस हो, या फिर हो सकता है कि पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो। ये सभी सिम्टम्स हो सकते हैं। तो COPD और अस्थमा में अगर सांस लेने में दिक्कत है तो पेशेंट को वीज रोंकाई ये चाहिए। तो या अगर वीज रोंकाई नहीं है, उसका PFT करा के हम दे सकते हैं। अगर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट अच्छा खासा है, और अगर वीज रोंकाई है अगर, या फिर नहीं भी, तो उसके लिए जो भी पर्याप्त उनका मेडिसिन देना है, जैसे जो भी नेबुलाइजर देने हैं, साल्बुटामॉल देना है, फॉर्मेटरॉल देना है, इप्राट्रोपियम देना है, इसका नेबुलाइजेशन या फिर इनहेलर देके ये अस्थमा और COPD का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। या फिर जो एसिब्रोफाइलिन है, डॉक्सोफाइलिन है, उसको देकर उसको ट्रीट किया जा सकता है। अगर किसी इन्फेक्शन के कारण इसका एक्सासेर्बेशन हुआ तो वो इन्फेक्शन भी ट्रीट किया जा सकता है। अगर वायरल है तो उसको ऑजेल्टामावीर या फिर फ्लूविर देके ट्रीट किया जा सकता है। अगर बैक्टीरियल है तो उसको एंटीबायोटिक देके ट्रीट किया जा सकता है। तो ऐसे वे में इसको भी हम ठीक कर सकते हैं। अगर पेशेंट को निमोनिया है तो साहब वो तो एक्सरे पे क्लियर कट दिख ही जाएगा। तो उसके लिए तो जो भी, अगर बैक्टीरियल निमोनिया है तो उसको एंटीबायोटिक्स देके एक 5 से 7 दिन के अंदर तो अच्छा खासा ठीक किया जा सकता है। या फिर अगर वायरल निमोनिया है तो उसको भी स्टेरॉइड्स कह लीजिए, ओसेल्टामावीर, उससे भी ट्रीट किया जा सकता है।
सेम न्यूमोनाइटिस के लिए है। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अभी पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से सांस लेने में अगर दिक्कत है, फटीग है, चेस्ट पेन है, पाल्पिटेशन है, एक तो उसके लिए 2D को ईसीजी बहुत आवश्यक है, क्योंकि टी 2D को में अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म सिग्निफिकेंट है तब जाके राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल हमको डायलेटेड मिलेंगे, राइट वेंट्रिकल का प्रेशर काफी ज्यादा मिलेगा। पल्मोनरी आर्टेरियल प्रेशर जो कि नॉर्मली 25 मिलीमीटर से कम होता है, वो अगर 25 से 40 है तो हम उसको कहते हैं कि माइल्ड पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन है। 40 से 60 अगर है तो हम उसको मॉडरेट पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन कहते हैं। और अगर 60 से ऊपर है तो हम उसको सीवियर पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इधर हम सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी करके इस पल्मोनरी एम्बोलिज्म को डायग्नोस कर सकते हैं। इको में तो हमको अच्छा खासा एक आइडिया मिल सकता है कि पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है या फिर नहीं। तो अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी है तो उसको बहुत आराम से हम आइदर थ्रोम्बोलिसिस के वजह से ट्रीट कर सकते हैं या फिर एंटीकोगुलेंट के वे से ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें हम फ्लिक्सेन यूज कर सकते हैं, एनोक्सापारिन यूज कर सकते हैं, हेपारिन यूज कर सकते हैं, रिवारोक्सापाइन यूज कर सकते हैं। तो जब हमको ये पता चला कि ये लंग्स का भी इशू नहीं है, तो बात फिर एक ही आती है। तो ये जो है ये पूरा सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हमने सॉर्ट आउट कर लिए। दूसरा हमने लंग का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लिया। अभी तीसरी चीज आती है सिर्फ और सिर्फ एक, और वो है हार्ट। तो ऐसी स्थिति में हार्ट में टोटल 3 कंडीशंस हैं जिसमें सांस लेने की दिक्कत बढ़ सकती है। एक तो एक क्रोनिक हार्ट फेल्योर है, मतलब हमको पता ही है कि दिल का पंपिंग कम है और बहुत सालों से, बहुत महीने से कम है, तो उसमें क्रोनिक हार्ट फेल्योर है। दूसरा है कि एक्यूट हार्ट फेल्यूर है, मतलब हार्ट तो ठीक ही काम कर रहा था लेकिन अचानक से किसी कारण के वजह से अचानक से हार्ट फेल हुआ। तो उस टाइम पे बहुत कॉमनली पेशेंट्स को पल्मोनरी इडिमा होता है, फ्लूइड ओवरलोड होता है, एक्सरे में अच्छे खासा हेजीनेस दिखता है और पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। और तीसरा होता है कि जहाँ पे हार्ट फेल तो नहीं दिख रहा है, इको में भी हमको बेसिकली ईएफ अच्छा ही दिखता है, 60% दिखता है, लेकिन फिर भी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये क्रोनिक हार्ट फेलियर तो बेसिकली इस इन तीनों चीजों में जैसे जो सिंपलेस्ट है वो है हार्ट फेलियर, एक्यूट हार्ट फेलियर। क्योंकि एक्यूट हार्ट फेलियर में तो हमको क्लियर कट एक्सरे भी साइन दे देता है। एक्यूट हार्ट फेलियर में यूजुअली पेशेंट्स को पिडलेडीमा होता है या फिर अच्छे खासे क्रेप्स होते हैं, चेस्ट में वीज होता है। एक्सरे पे या फिर सिटी एचआर सिटी चेस्ट में हमको पल्मोनरी एडिमा दिखता है। बहुत कॉमनली पेशेंट का सैचुरेशन डाउन रहता है, ड्रॉप रहता है, और पेशेंट्स का रेस्पिरेटरी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो ये तो सभी एक्यूट हार्ट फेलियर सजेस्ट करते हैं, जो कि डायबिटीज़ को अच्छा खासा रिस्पॉन्ड करता है। तो ये एक्यूट हार्ट फेलियर में बहुत कॉमनली हार्ट फेलियर का पंपिंग, जो हार्ट का जो पंपिंग है वो भी काफ़ी कॉमनली कम हो सकता है। मोस्टली वो 40% से नीचे होता है। सेम चीज़ अप्लाई होती है हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन में, जहाँ पे इजेक्शन फ्रैक्शन जो कि नॉर्मली 60% से ऊपर चाहिए, यहाँ पे 40% से नीचे होता है। तो मैंने अभी जो भी बताया कि पेशेंट को बहुत कॉमनली ईडिमा होता है, पिडलिडिमा होता है, क्रेप्स होते हैं, वीज होते हैं, रोंका होता है मतलब ब्रोंकोस्पाज्म होता है। एक्सरे एचआरसीटी में हमको पल्मोनरी एडिमा दिखेगा। इको करेंगे उसमें ईएफ डाउन दिखेगा, आईवीसी यूजुअली डायलेटेड दिखेगी, और आईवीसी यूजुअली मोर देन एक 12 टू 14 मिलीमीटर होती है, और हेपेटिक कंजेशन भी बहुत कॉमनली दिख सकता है। तो इसमें तो एकदम क्लियर कट है कि हार्ट फेल्यूर है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमको डायग्नोस करने के लिए। ये भी बहुत कॉमनली हम आराम से डायरेटिक्स से कह लीजिए या फिर नाइट्रोकॉन्टीन सॉर्बिट्रेट से हम अच्छा सा ट्रीट कर सकते हैं। नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन से ट्रीट कर सकते हैं, इन्वेजिव वेंटिलेशन से ट्रीट कर सकते हैं। डोबिटामिन, डोपामिन, ये ड्रग्स हम यूज करके उससे हम पेशेंट को बाहर निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम आता है जब इको भी अच्छा है, इको में पंपिंग अच्छा है, और बेसिकली ईसीजी भी ठीक ही है, लेकिन पेशेंट को कंटिन्यूसली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। मतलब हमने ये देख लिया कि ये नहीं है, लंग्स भी ठीक ठाक है, इको में भी ईएफ 60% है, ईएफ डाउन भी नहीं है, वॉल्व्स सभी ठीक है, फिर भी पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। तब दो चीजें हो सकती हैं। एक तो अगर हो सकता है कि पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो,
मतलब अभी कोरोनरी आर्टरी डिसीज मतलब जो पेशेंट का राइट कोरोनरी आर्टरी है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, हो सकता है कि उसमें ब्लॉकेजेस हो। क्योंकि जब भी पेशेंट रेस्ट कर रहा है, तब सपोज अगर 80% ब्लॉक है किसी वेसल का, तो 20% से तो ऐसे भी ब्लड जा ही सकता है। तो पेशेंट अगर बैठे बैठे, तो ये 20% जो ब्लड जा रहा है वो तो आराम से पेशेंट के हार्ट को ब्लड सप्लाई दे सकता है, और पेशेंट को बैठे बैठे सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही पेशेंट चलेंगे फिरेंगे दौड़ेंगे भागेंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे तो 80% ब्लॉक है ना, राइट कोरोनरी आर्टरी में या फिर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग में तो ब्लॉक है। तो जैसे ही पेशेंट एक्सरसाइज करेंगे, तो उतना ब्लड फ्लो जा ही नहीं पाएगा हार्ट को, क्योंकि वहां पे ब्लॉक है। और अगर ब्लॉक है, इसलिए पेशेंट को फिर उस टाइम पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। ये जो चीज है, ये हम सिर्फ और सिर्फ कोरोनरी एंजियोग्राफी पे ही डायग्नोस कर सकते हैं। तो अगर किसी पेशेंट का इको अच्छा है, ईसीजी अच्छा है, ये सब बाकी की चीजें देख के भी अगर उनका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कम नहीं हो रहा है, तो उनका एंजियोग्राफी करना बहुत 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 आवश्यक होता है। और दूसरी है हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। अभी यहाँ पे भी सेम ही चीज है कि ईएफ नॉर्मल है, ईसीजी नॉर्मल है, इको नॉर्मल है, वॉल सभी नॉर्मल है, लेकिन फिर भी पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है। और तो यहाँ पे लेकिन बहुत कॉमनली पेशेंट को डायस्टोलिक फेल्यूर होता है। मतलब सिस्टोलिक, जैसे हार्ट के दो टाइमिंग्स है। एक तो है सिस्टोल जहाँ पे हार्ट पंप करता है, और एक है डायस्टोल जहाँ पे हार्ट रिलैक्स होता है। तो हार्ट रिलैक्स होगा तभी तो जाके हार्ट में ब्लड आएगा, क्योंकि जब हार्ट पंप कर रहा है तो हार्ट में ब्लड आ ही नहीं रहा है, जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है तब जाके ब्लड आ रहा है। और हार्ट का खुद का ब्लड फ्लो जो है, ये जो आरसीए, एलएडी, एलसीएक्स है, ये भरते सिस्टोल में नहीं है, ये भरते डायस्टोल में है। इसलिए अगर हार्ट को खुद को ब्लड फ्लो चाहिए तो वो डायस्टोल में मिलता है। तो अगर किसी पेशेंट का हार्ट रेट ज्यादा है स्ट्रेस के कारण, या फिर हार्ट अच्छी तरीके से रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको डायस्टोलिक फेल्योर करते हैं, जिसमें इको भी नॉर्मल दिखेगा, या फिर इको में डायस्टोलिक फेल्योर दिखाएगा, डायस्टोलिक डिसफंक्शन दिखेगा। उस स्टेट में, जैसे इन दो चीजों में, कोरोनरी आर्टरी डिसीज में और हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड एजेक्शन फ्रैक्शन में, जहाँ पे एसीजी हो सकता है कि नॉर्मल दिखे, एको हो सकता है कि नॉर्मल दिखे, तब लेकिन एंटी प्रोबीएनपी डेफिनेटली ज्यादा आ सकता है। तो एंटी प्रोबीएनपी ज्यादा अगर आएगा, तो वो एक इंडिकेटर है डेफिनेटली कि वो हार्ट फेलियर का ही इंडिकेटर है, क्योंकि एंटी प्रोबीएनपी रिलीज ही होता है हार्ट से। वो बनता या फिर रिलीज होता ही है हार्ट के डिसफंक्शन के कारण, अदरवाइज एंटी प्रोबेनपी ब्लड के अंदर आता ही नहीं है। तो अगर एंटी प्रोबेनपी ज्यादा है मतलब हार्ट फेल्यूर है। तो अगर हार्ट फेल्यूर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन में तो क्लियर कट है। एक्यूट एलवीएफ में तो हमको पता ही है कि एंटी प्रोबेनपी ज्यादा आना ही आना है। लेकिन सब कुछ होते हुए, ये नहीं है वो नहीं है, एनीमिया नहीं है ये नहीं है वो नहीं है, ये सब कुछ ना होते हुए भी अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ रहा है, तब डायग्नोस करने के लिए, पेशेंट्स को बताने के लिए, उनके रिलेटिव को बताने के लिए एंटी प्रोबिन टेस्ट किया जा सकता है। अगर वो हाई आता है तो हम बोल सकते हैं कि आपके पेशेंट को हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन है। इसी के कारण आपके पेशेंट का एंटी प्रोबीएनपी ज्यादा है, और इसी के कारण आपके पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है। अभी एंटी प्रोबीएनपी अगर सपोज हमने डे फर्स्ट पे कर लिया, उसको डायटिक्स दे दिए या फिर सॉर्बिटेट दे दिया, फिर जो भी मेडिसिन है वो दे दिए, और 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद में अगर हमने एंटी प्रोबीएनपी किया, अगर वो कम आया, इसका मतलब है जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो इट इज ऑन द राइट ट्रैक, एंड इट इज मेकिंग द पेशेंट बेटर। तो इसको ट्रीटमेंट का रेस्पॉन्स हो रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए हम यूज कर सकते हैं एंटीप्रोबिएनपी को। हार्ट फेल्यूर है या फिर नहीं, ये लेबल करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। तो फॉर डायग्नोसिस ऑफ हार्ट फेल्यूर एंटीप्रोबिएनपी को यूज कर सकते हैं, और रेस्पॉन्स टू द थेरेपी देखने के लिए भी एंटीप्रोबिएनपी को हम यूज कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही।